नमस्कार साथियों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल को नाम बोलूं ना? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम अभिप्रेरणा का एक क्लास ले चुके हैं ऑलरेडी। जिसने भी वो क्लास नहीं ली है पहले उस क्लास को ले, उसके बाद ये पार्ट 2 है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के अंतर्गत अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि सिद्धांत क्या होते हैं। इन सिद्धांतों के बारे में जानेंगे कि सिद्धांत किसे कहते हैं। हम सिद्धांत, आपने देखा होगा, हमें घटना क्रम के बारे में जो बताते हैं उन्हें सिद्धांत कहा जाता है। जैसे हम कहें कैसे हमारे अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न होगी या कैसे उत्पन्न हो सकती है, या अभिप्रेरणा हमारे अंदर कैसे जागृत हो सकती है, किस प्रकार से अभिप्रेरणा का जन्म किया जा सकता है, एक व्यक्ति के अंदर किस तरीके से अभिप्रेरणा का जन्म किया जा सकता है, वही होते हैं सिद्धांत। आगे देखते हैं। अगर हम देखें सिद्धांतों में तो अभिप्रेरणा के अंतर्गत जो पहला यानी हम कहें तो प्रथम सिद्धांत कौन सा है, वो प्रथम सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के बारे में दोस्तों जानते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अवबोध के आधार पर बनते हैं। इसके आधार पर, अवबोध के आधार पर। तो जानते हैं मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, एक शब्द है यहाँ पे मूल और दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। तो यहाँ पर मूल का अर्थ होता है जन्म और प्रवृत्ति का मतलब होता है कार्य, यानी हम कह सकते हैं वह कार्य जो जन्मजात है। जैसे हम कहें आपसे वह कार्य जो जन्म से उत्पन्न है उसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। जैसे हम कहें दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति यदि प्याज के छिलके निकालता है तो अचानक से उसकी आंखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। तो वो क्या है, वो किसके जरिए आते हैं, वो मूल प्रवृत्ति के। यानी हम कह सकते हैं उस व्यक्ति की या हर व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति कैसी है, वो ऐसी होती है। तो इस वजह से जैसे अचानक से किसी ने शेर देखा और उसे क्या उत्पन्न हुआ, उसे भय उत्पन्न हुआ, जिससे वो क्या हो गया, वो डर गया। तो ये क्या है, व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं हम कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम जिसने प्रयोग किया था उसका नाम है विलियम जेम्स। यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले मूल प्रवृत्ति शब्द का जिसने प्रयोग किया था उसका नाम क्या है, विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स अमेरिकी मनोवैज्ञानिक था जिसने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली। पहली प्रयोगशाला दोस्तों खोली थी विलियम वुंट ने। किसने खोली थी पहली प्रयोगशाला, विलियम वुंट। और दूसरी प्रयोगशाला मनोविज्ञान की किसने खोली, वो खोली थी विलियम जेम्स ने। अब आगे देखते हैं कि सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, विलियम जेम्स। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले मूल प्रवृत्ति जो शब्द है उसका प्रयोग विलियम जेम्स ने कहा। और यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सर्वप्रथम इस संप्रत्यय का जो प्रयोग किया था वो विलियम जेम्स ने ही किया था। आगे देखते हैं हम कि किसी भी मनुष्य की जन्मजात क्रिया होती है, मूल प्रवृत्ति को और देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की या किसी मनुष्य की जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं उन्हें मूल प्रवृत्ति कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अंदर जो जन्मजात क्रियाएं होती हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति पर व्यवस्थित रूप से जिसने अध्ययन किया उस व्यक्ति का नाम क्या था, विलियम मैकडूगल। दोस्तों यहाँ पे दो तरीके से आपने देखा कि इसका सर्वप्रथम जिसने संप्रत्यय की दिया उसका नाम क्या था, विलियम जेम्स। यानी जिसने सबसे पहले शब्द दिया मूल प्रवृत्ति।
और जिसने इस पर अध्ययन किया उस व्यक्ति का नाम था विलियम मैकडूगल, और इसी को कहा जाता है मूल प्रवृत्ति का जनक। ओके दोस्तों, इतनी बात आपकी समझ में आई। आगे की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये है व्यक्ति का शरीर। किसी व्यक्ति का शरीर है और उस शरीर में होता है मस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क। और उस मस्तिष्क को मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोला जाता है? मन बोला जाता है। शरीर है और शरीर में क्या है? मस्तिष्क। और उस मस्तिष्क को मनोविज्ञान की भाषा में बोला जाता है मन। और उस मन के सिगमंड फ्राइड ने, एक मनोविज्ञान है जिनका नाम है सिगमंड फ्राइड, इन्होंने इस मन के 3 प्रकार बताए। पहला अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। यानी हम यूं कह सकते हैं अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। इस तरीके से सिगमंड फ्राइड ने इस मन को 3 भागों में क्या किया? विभाजित किया। और ये जो मूल प्रवृत्ति है ये अचेतन मन का भाग उसने बताया। एक बार और समझें इसे। ये शरीर है और उस शरीर में क्या होता है? मस्तिष्क। और इसी मस्तिष्क को मनोविज्ञान की भाषा में बोला जाता है मन। और इस मन को सिगमंड फ्राइड ने, जिसने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी दिया था और मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय का प्रतिपादन इसी ने किया था, इसने क्या बोला? जो मन है उसने मन को 3 भागों में विभाजित किया। पहला अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। और ये जो मूल प्रवृत्ति है ये अचेतन मन का भाग बताया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि विलियम जेम्स ने एक बुक का प्रतिपादन किया। वो बुक कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की एक अवधारणा। किसने इसका प्रतिपादन किया? विलियम मैकडूगल ने। अब हम देखते हैं, यह मन जन्मजात होता है। हमें पता है कि ये जो मन होता है व्यक्ति का, ये कैसा होता है? जन्मजात होता है। और इसी से निकल के आया मूल प्रवृत्ति, यानी अचेतन मन का भाग बताया सिगमंड फ्राइड ने। मान के चलिए कि एक व्यक्ति को एक कमरे में क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। और इस बंद कमरे में वो व्यक्ति क्या करेगा? अनेक क्रियाएं करेगा और अनेक प्रकार के व्यवहार करेगा। क्या करेगा? अनेक प्रकार के व्यवहार करेगा। तो जिस तरीके से मनुष्य व्यवहार करता है, इसी को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा गया है? मूल प्रवृत्ति कहा गया है। यानी हम कह सकते हैं एक व्यक्ति को एक बंद कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद वो अनेकों क्या करेगा? क्रियाएं करेगा। और वो क्रिया करने के बाद जो उसका व्यवहार होगा, उसी व्यवहार को क्या कहा गया? मूल प्रवृत्ति कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें व्यक्ति जिस प्रकार की क्रिया करता है, उसमें उसी प्रकार की क्या होती हैं? मूल प्रवृत्ति होती हैं। हमने बताया अभी पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? यानी हम यूं कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जिसने अध्ययन किया मूल प्रवृत्ति का वो कौन थे? मैकडूगल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये अवप्रेरणा के अंतर्गत। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे इसमें क्या है कि इस जो मनोविज्ञान में जो किताब लिखी किसने? मैकडूगल जी ने। उसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसी किताब में इन्होंने बताया कि 14 प्रकार की क्या होती हैं? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो है वो किससे जुड़ी होती है? वो एक संवेग से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एक संवेग से जुड़ी होती है। या हम यूं कह सकते हैं कि संवेगों के द्वारा, संवेगों से ही जन्म होता है किसका? मूल प्रवृत्ति का। संवेगों से जन्म होता है मूल प्रवृत्ति का। तो ये है, इन्हीं मूल प्रवृत्तियों से व्यक्ति कार्य करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, 3 शब्द होते हैं। एक शब्द होता है भावना,
दूसरा शब्द होता है संवेग, और तीसरा एक शब्द होता है मूल प्रवृत्ति। इन तीनों में अंतर समझिए क्या होता है। इनमें थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक मनोविज्ञान क्या है आपका अधूरा है। देखते हैं तीसरी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति। भावना क्या होती है, संवेग क्या होते हैं, और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, ये देखते हैं। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाला विचार, यानी हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा विचार जो किसी के सामने प्रकट न किया गया हो, हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक भावना। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के मन में क्या है, भावना उसके अंदर है, अभी ये प्रकट नहीं की है किसी के सामने। यानी मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली क्या है, कोई विचार, किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होने वाला विचार, और उसका अभी बाह्य प्रकाशन नहीं हुआ है, यानी अभी वो किसी के सामने प्रकट नहीं किया गया है, उसे बोला जाता है भावना। और अगर किसी व्यक्ति ने उस विचार को प्रकट कर दिया, यानी किसी को उस विचार को, जो विचार है उस विचार को किसी के सामने प्रकट कर दिया, यानी उसने वो बात किसी और को बता दी, तो वो क्या हो जाएगा, संवेग। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है, उस विचार पर क्या कर दिया गया, उस विचार पर क्रिया कर दी गई। यानी कहने का मतलब यह है, विचारों का, संवेग को क्या कहा जाता है, विचारों का बाह्य प्रकाशन। यानी जो पहले एक व्यक्ति के अंदर था, जब प्रकट नहीं किया गया था, अब उसको प्रकट कर दिया गया, यानी विचारों का बाह्य प्रकाशन कर दिया गया। यानी अब इन विचारों से क्या होगी, कोई क्रिया होगी, और उसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम, मूल प्रवृत्ति। यानी विचारों का क्रियात्मक रूप, क्या बोला जाएगा, विचारों का क्रियात्मक रूप। इन तीनों में ये अंतर होता है। सबसे पहले क्या उत्पन्न होती है, व्यक्ति के अंदर भावना उत्पन्न होती है, और वो व्यक्ति के कहाँ होती है, अंदर होती है, उसे अभी प्रकट नहीं किया गया है। उसके बाद में संवेग क्या होता है, संवेग होता है उस विचार को प्रकट कर दिया गया हो किसी के सामने, और उस विचार का क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति। यानी उस विचार पर अब व्यक्ति ने क्या कर दिया, क्रिया करने लग गया है, उसे कहा जाएगा मूल प्रवृत्ति। यानी हम यूं कह सकते हैं, ये एक क्या है, व्यक्ति है, और ये एक क्या है, माउंट एवरेस्ट चोटी, और इसने एक भावना बनाई अपने अंदर। इसने क्या सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। उसके बाद इसने क्या करा, अब इसके मन में है, तो ये क्या है, भावना। अब इसने ये कई लोगों के सामने प्रकट कर दी, यानी इसने कई लोगों से ये बोल दिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगा, तो ये क्या हो गया, इसका संवेग। अब ये क्या करने लग गया, अब इस पर ये चढ़ने लग गया, यानी अब ये क्रिया करने लग गया, तो वो व्यक्ति की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति। एक होती है आदत, आदत भी इनसे भिन्न होती है, इसे आगे देखेंगे। अब देखते हैं मूल प्रवृत्ति की कुछ विशेषताएं होती हैं, और इन्हीं से प्रश्न बनता है कि निम्न में से इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है। जब इस तरीके का प्रश्न बनता है कि इनमें से मूल प्रवृत्ति की विशेषता नहीं है, तो वहां पर क्वेश्चन कैसा हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन। तो यहां पर देखेंगे, हमने देखा था कि अचेतन मन का भाग होता है, मूल प्रवृत्ति क्या होता है, अचेतन मन का भाग। ये जो मैंने बताए थे, अचेतन, अर्धचेतन और चेतन, ये तीनों सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है। ये अभिप्रेरणा के अंतर्गत भी है, लेकिन ये इस क्लास के बाद इस संप्रदाय को हम पढ़ेंगे, और तब आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ये जो है किसका भाग है, अचेतन मन का भाग है, क्या, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, जन्मजात होती है। कैसी होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। तीसरा दिया हुआ है, मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती है, यानी ये दुनिया के हर व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति होती है। सार्वभौमिक का अंदर मतलब ये होता है कि ये मूल प्रवृत्ति मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है, या दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी के अंदर ये मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इसको
यही इसका मतलब है कि ये सार्वभौमिक है। आगे जो है वो है मूल प्रवृत्ति का रूप। क्या है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति का रूप। तो मूल प्रवृत्ति का रूप, स्वरूप, कार्य एवं सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। इसका मतलब ये है, आपने देखा होगा जब एक बच्चा यानी एक बालक पहली बार स्कूल में जाता है तो एक बालक तो ऐसा है कि वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है, एक बालक ऐसा है कि जब उसे स्कूल भेजा जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। यानी इन दोनों बालकों की जो मूल प्रवृत्ति है, उनका जो रूप है, उनका अलग अलग है। एक व्यक्ति का स्वरूप अलग है और ये दूसरे बालक का स्वरूप कैसा है, अलग है। तो सभी प्राणियों में ये क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि क्लास में कई सारे विद्यार्थी होते हैं और कई सारे विद्यार्थियों में कैसा होता है कि एक विद्यार्थी कैसा है, झगड़ालू, एक एक विद्यार्थी कैसा है, बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू। तो इनकी जो मूल प्रवृत्ति है, सभी विद्यार्थियों की क्लास में अलग अलग मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी हम यूं कह सकते हैं इसके बारे में, परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है कि इसमें मूल प्रवृत्तियों को पूर्ण रूप से त्यागा नहीं जा सकता। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों, परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इन्हें पूर्ण रूप से क्या नहीं किया जा सकता, पूर्ण रूप से इनका त्याग नहीं किया जा सकता। किसका? मूल प्रवृत्तियों का। इनमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति कम बोलने की है, तो उस व्यक्ति में थोड़ा बहुत क्या आ सकती है, भयमुक्ता आ सकती है। यानी वो थोड़ा बहुत बोल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति बिल्कुल नहीं बोलता है और वो अचानक से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बोलने लग जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति, यानी इसमें एक व्यक्ति के अंदर पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है, इसमें कुछ त्याग किया जा सकता है। यानी पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता है किसका? मूल प्रवृत्ति का। यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, और इसको पूरी तरह क्या नहीं किया जा सकता, त्यागा नहीं जा सकता। अब आगे एक और विशेषता दी हुई है, मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है। अब देखो आदत क्या होती है, आदत में क्या अंतर होता है, आदत और मूल प्रवृत्ति में। आदत दोस्तों क्या होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी को सिगरेट पीने की क्या है, आदत है, तो ये क्या है, आदत है। आप इसका पूर्ण तरीके से त्याग कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका पूर्ण तरीके से क्या कर सकते हो, इसे त्याग कर सकते हो, इस बुरी लत को क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये क्या है, एक आदत है। आप सुबह लेट उठते हो और इस लेट जब उठते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये आपकी क्या है, आदत है। यानी आप जल्दी उठने का प्रयास कर सकते हो, आप अपनी आदत को बदल सकते हो। लेकिन मूल प्रवृत्ति क्या होती है, इसको पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल प्रवृत्ति कैसी होती है, संशोधात्मक होती है। इसमें संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से इसका त्याग नहीं किया जा सकता। आगे है, मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। ये आप देख सकते हो, मूल प्रवृत्ति से व्यवहार क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। यानी हम कह सकते हैं जब व्यक्ति के अंदर जब क्रिया करता है तो वो अनेक प्रकार की क्या करता है, क्रियाएं करता है। व्यवहार में उसकी क्रियाएं क्या होती है, चेंज होती हैं। तो वो किसके जरिए होती हैं, मूल प्रवृत्ति के तहत वो क्या होती हैं, उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे है मूल प्रवृत्ति का संबंध। यानी मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वो व्यवहार के तीनों पक्षों से है। यानी व्यवहार का क्रियात्मक पक्ष, व्यवहार का भावनात्मक पक्ष और व्यवहार का संज्ञानात्मक पक्ष। यानी हम यूं कह सकते हैं मूल प्रवृत्ति का जो संबंध है वो व्यवहार के तीनों पक्षों से है, जुड़ा है या संबंध है। तो ये था
मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं कि जो विलियम मैकडूगल हैं, उन्होंने अपनी जो किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की अवधारणा, इसमें 14 मूल प्रवृत्ति बताई और 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ, यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एक संवेग जुड़ा है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ। इन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन कब किया? 1905 में। और मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा का सिद्धांत कब दिया? 1908 में। यानी कहने का मतलब है बुक का प्रकाशन पहले हो गया था, यानी बुक में इस सिद्धांत को इन्होंने नहीं इसका उल्लेख किया है। इस बुक में इस सिद्धांत का क्या नहीं किया है? उल्लेख नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि एक तरफ क्या है? मूल प्रवृत्ति है और दूसरी तरफ क्या है? संवेग। यानी हम ये कह सकते हैं इस संवेग से ही मूल प्रवृत्ति का क्या होता है? जन्म होता है। और प्रत्येक संवेग से एक मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जुड़ी होती है। अब हम देखते हैं ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं। सबसे पहले क्या है? मूल प्रवृत्ति कौन सी है? पलायन। और ये पलायन जो है वो किस संवेग से जुड़ी है? यह भय से जुड़ी हुई है। यानी हम ये कह सकते हैं भय संवेग जो है, इस भय संवेग के द्वारा पलायन मूल प्रवृत्ति जो हुई है वो विकसित हुई है। यानी पलायन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है भागना। यानी मैं कह सकता हूं जब किसी व्यक्ति को क्या होता है? भय, यानी जब उसे डर लगता है तो वो क्या करता है? भागता है। वो क्या करता है? पलायन होता है। जैसे अचानक से किसी बालक ने या व्यक्ति ने शेर देखा तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। और जैसे ही भय उत्पन्न होगा तो उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति विकसित होगी जिसका नाम है पलायन, यानी वो भागेगा। उसके बाद जो दूसरी मूल प्रवृत्ति है उसका नाम है युयुत्सा। क्या नाम है? युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। हम इसे क्या कह सकते हैं? युद्ध करने की इच्छा। मतलब व्यक्ति कब युद्ध करना चाहता है? व्यक्ति कब युद्ध करना चाहता है? जब उसको क्या आता है? क्रोध आता है। जब व्यक्ति के अंदर एक संवेग पैदा होता है, कौन सा? क्रोध, तब उसकी इच्छा क्या होती है? युद्ध करने की इच्छा। यानी उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, जिस मूल प्रवृत्ति का नाम क्या है? युयुत्सा। तीसरी जो मूल प्रवृत्ति है उसका नाम है निवृत्ति। क्या है? पीछा छुड़ाना। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? पीछा छुड़ाना, यानी घृणा करना। यानी इसका हम मतलब कह सकते हैं किसी से नफरत करना। जब किसी व्यक्ति के अंदर एक संवेग है घृणा, जब ये विकसित होता है तो इसी से एक मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है और उसका नाम है निवृत्ति। यानी घृणा का मतलब जब कोई व्यक्ति घृणा करने लगता है किसी से तो उसका मतलब वो क्या छुड़ाना चाहता है? पीछा छुड़ाना चाहता है। उसे निवृत्ति, यानी उसके अंदर एक मूल प्रवृत्ति का विकसित होती है, वो कौन सी है? निवृत्ति। जो चौथी मूल प्रवृत्ति है उसका नाम है संतान की प्राप्ति, यानी कामना। वात्सल्य, तो वात्सल्य से जिस मूल प्रवृत्ति का विकसित होती है वो कौन सी मूल प्रवृत्ति है? कामना मूल प्रवृत्ति। पांचवी जो मूल प्रवृत्ति है उसका नाम है करुणा। करुणा का मतलब क्या होता है? ये करुणा क्या है? संवेग। और इस संवेग से जो मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है वो क्या है? शरणागति। जब व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव होता है तो उसको क्या है? एक शरणागति, यानी किसी को अपने शरण में लेने के लिए वो क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। तो इस तरीके की जो मूल प्रवृत्ति है वो कब विकसित होती है? जब व्यक्ति के मन में करुणा का भाव होता है। आगे एक मूल प्रवृत्ति है जो हमारी है काम, और काम से क्या होता है? कामुकता। तो कामुकता संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का, कौन सी मूल प्रवृत्ति विकसित हुई है? उसका नाम है काम मूल प्रवृत्ति। आगे है आपकी जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति, यानी हम कह सकते हैं आश्चर्य। और आश्चर्य से जिस मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है उसका नाम है जिज्ञासा। यानी अचानक से आपने क्या देखा? अचानक से आपने कैटरीना कैफ देखी तो आपको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। अब आप क्या करोगे? आपके अंदर एक जिज्ञासा उठेगी। जिज्ञासा क्या उठेगी?
कि आपको उसको जानने की, किसको, कैटरीना कैफ से बात करने की, उसे जानने की, तो ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो ये जो उत्पन्न होने वाली जिज्ञासा है, इसी को क्या कहा जाता है, मूल प्रवृत्ति, यानी आश्चर्य से जिज्ञासा। आगे है दैन्य, यानी दया करना। जब व्यक्ति के अंदर आत्महीनता प्रकट होती है, यानी आत्महीनता क्या होती है, प्रकट होती है या विकसित होती है। आत्महीनता संवेग का विकास होता है और उससे एक जो मूल प्रवृत्ति विकसित होती है उसका नाम क्या है, दैन्य। और दैन्य का मतलब क्या होता है, दया। जब व्यक्ति के अंदर आत्महीनता आती है तो उसके अंदर क्या है, यानी दया का भाव उत्पन्न होता है और वो मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, दैन्य। आगे है आत्मगौरव, या हम यूं कह सकते हैं इस मूल प्रवृत्ति, ये जो मूल प्रवृत्ति है ये किस संवेग के द्वारा विकसित हुई है, तो वो संवेग है आत्म स्वाभिमान। मतलब जब व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान, अपने अंदर स्वाभिमान आता है तो उसे क्या होता है, गौरव। गौरव क्या होता है, उसे अपने अपने अंदर एक गौरव फील होता है। क्या होता है, गौरव उत्पन्न होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस आत्म स्वाभिमान से कौन सी मूल प्रवृत्ति विकसित हुई है, आत्म गौरव। आगे है सामूहिकता, और ये जो सामूहिकता है ये किस संवेग के द्वारा विकसित हुई है, वो हुई है एकांकीपन। एकांकीपन का मतलब क्या है, अकेलापन। जब व्यक्ति अकेला होता है तो उसके मन में क्या होता है कि मुझे क्या होना चाहिए, मुझे कई सारे लोगों के, यानी मुझे समूह में बैठना चाहिए, और उसे समूह की क्या होती है, कमी महसूस होती है। तो वो क्या होता है, सामूहिकता। यानी एकांकीपन से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है, तो वो विकसित होती है सामूहिकता। भोजन से भूख, जब व्यक्ति को भूख लगती है तो कौन सी मूल प्रवृत्ति विकसित होती है, भोजन। आगे है स्वामित्व, यानी संग्रहण। स्वामित्व का मतलब होता है किसी पर अधिकार। क्या मतलब होता है, किसी पर अधिकार जगाना। तो संग्रहण संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकसित होती है, स्वामित्व। अगला है आपका कृति भाव। कृति भाव का मतलब क्या होता है, कृति भाव का मतलब होता है नया करने का भाव, कुछ नया करने का भाव। जब कुछ नया करने का भाव होता है तब क्या होता है, रचनात्मकता यानी सृजनशीलता आती है। जब व्यक्ति के अंदर कुछ नया करने का भाव होगा तो वो कैसा होगा, उसके अंदर एक सृजनशीलता आएगी और रचनात्मकता आएगी। जो हमारा अंतिम बचा है वो है हास्य, और अमोद संवेग से विकसित होती है हास्य मूल प्रवृत्ति। तो ये थी हमारी 14 मूल प्रवृत्ति। यानी हमने देखा कि जो मूल प्रवृत्ति है, अमोद मूल प्रवृत्ति का मतलब है हंसने से मिलने वाला सुख। अमोद का मतलब क्या होता है, हंसने से मिलने वाला सुख। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थी 14 मूल प्रवृत्तियां, और हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। तो दोस्तों आपको याद ये रखना, संवेग से उत्पन्न होती हैं, यानी संवेग से जन्म होता है किसका, मूल प्रवृत्तियों का। सबसे पहले क्या होता है, भावना उत्पन्न होती है व्यक्ति के अंदर, उसके बाद संवेग, और संवेग के बाद क्या होता है, जो क्रियात्मक रूप होता है उसे कहा जाता है मूल प्रवृत्ति। ये व्यक्ति के आंतरिक भाग में जो विचार होते हैं वो भावना होती है, और भावना के बाद क्या होता है, जो बाह्य प्रकाशन, विचारों का बाह्य प्रकाशन, वो क्या होता है, संवेग। और उन संवेगों को क्रियात्मक जब रूप मिल जाता है तो वो हो जाती हैं आपका मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब आगे जो सिद्धांत है उसके बारे में देखते हैं, वो है अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। अब ये जो अब्राहम मैस्लो है, इसने सिद्धांत दिया, अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा की मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। अब इस सिद्धांत को कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे मैं कहूं दैहिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। आप इसे समझिए, दैहिक आवश्यकता का सिद्धांत। दूसरा, इसे एक
नाम से और जाना जाता है शारीरिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ये भी आपको याद रखना है, शारीरिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तीसरा, ये आशावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आशावादी। आशावादी सिद्धांत भी इसी को ही कहा जाता है। आगे, आवश्यकताओं का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। पदानुक्रमिक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्या? आत्म सिद्धि का सिद्धांत। उसके बाद इसे नाभिकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय सिद्धांत। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न इस सिद्धांत में यही बन जाता है कि इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे अविप्रेरणा का मांग सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, दैहिक आवश्यकता का सिद्धांत और शारीरिक आवश्यकता का सिद्धांत। आगे, आशावादी का सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत या आत्म सिद्धि का सिद्धांत, और इसी को कहा जाता है नाभिकीय अविप्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है। अब इसके जो प्रवर्तक थे वो हमने अभी जाने, वो कौन थे? अब्राहम मैस्लो। उसके बाद इसका जो प्रतिपादन करते हुए इन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव के पास में अस्तित्व बचाने के लिए, प्रत्येक मानव का मतलब हर जो मानव है, पूरी दुनिया में जितने भी मानव हैं, वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या करते हैं? अनेक प्रकार की उनके अंदर मांगों का क्या होता है? जन्म होता है। अब्राहम मैस्लो ने कहा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आवश्यकता, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्या होता है? अनेक प्रकार के आवश्यकताओं का क्या होता है? जन्म होता है। और अनेक प्रकार की आवश्यकताएं क्या लेती हैं? जन्म लेती हैं। और इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो व्यक्ति है वो क्या होता है? प्रेरित होता है। आगे देखते हैं, इसको मानव जन्म लेते ही क्या होता है? जब मानव जन्म लेता है तो उसको आवश्यकता, जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया, उससे क्या होता है? अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, अनेक प्रकार की आवश्यकताओं से क्या हो जाता है? वो घिर जाता है। इन्हीं आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, क्या करता है? क्रियाएं करता है। उन्हीं मनुष्य, अब इसमें बताया गया है मनुष्य, दोस्तों मनुष्य अपनी मांगों एवं आवश्यकताओं को क्रिया करने के लिए क्या होता है? प्रेरित होता है। अब इस अब्राहम मैस्लो ने एक क्या बताया कि इन मांगों को 5 मांगों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। और इस तरीके से एक त्रिभुज में इन मांगों को रखा गया कि जो सबसे पहली मांग होगी जो मनुष्य की, व्यक्ति की, वो कौन सी मांग होगी? शारीरिक मांग या दैहिक मांग, और उसी को बोला जाएगा जैविक मांग। और पूर्ववर्ती मांग इसे ही कहा जाता है। एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, इनका क्रम पूछा गया था कि इनका जो अब्राहम मैस्लो की जो मांग है उनका क्रम बताइए। तो आपको क्रम से ही इनको याद रखना है। देखो, मनुष्य को सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? किस आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी? शारीरिक। जो उसकी शारीरिक जितनी भी जरूरत हैं, जो दैहिक जरूरत हैं, जो जैविकीय उसकी जरूरत है या आवश्यकता, उनकी सबसे पहले उसको जरूरत है। यानी रोटी कपड़ा की सबसे पहले एक मनुष्य को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है या आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद इस मांग को पूरा हो जाने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? वो चाहता है कि अब मुझे क्या मिले? सुरक्षा मिले, यानी मकान। अब उसे क्या मिले? मकान मिले या घर मिले। उसके बाद जब इसकी ये दूसरी मांग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो मनुष्य जो व्यक्ति है वो कहाँ जाता है? अब वो ये सोचता है कि मुझे समाज में क्या करना है? समाज में अपनी एक जगह बनानी है। और वो अब किसकी मांग करता है? समाज में अपनी जगह बनाने के लिए समाज की मांग करता है। चौथी जो मांग है उसका मांग मतलब ये, अब उसने समाज में सबसे पहले उसने शारीरिक मांग जो थी वो उसकी पूरी हो गई। फिर उसको सुरक्षा की मांग, फिर समाज की मांग। समाज की मांग के बाद वो क्या चाहता है? अब समाज में चाहता है वो सम्मान, और सम्मान चाहने के बाद वो क्या चाहता है? आत्म सिद्धि की मांग। और इसी आत्म सिद्धि की मांग को क्या बोला जाता है? प्राअनुभूति की मांग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्राअनुभूति की मांग।
तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि शारीरिक, शारीरिक से मतलब होता है सा, और दूसरा होता है सुरक्षा, सासु समाज सम्मान। यानी जितनी भी पूरी दुनिया में सासू हैं वो क्या चाहती हैं, समाज में सम्मान चाहती हैं। जितनी भी सासू हैं वो समाज में क्या चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं। तभी वो आत्मा से उनका क्या होगा, मिलन होगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। कुछ और भी तथ्य हैं इस सिद्धांत को लेकर। जैसे मैं आपको बताऊं, अब्राहम मैस्लो ने ये जो आपका जो सिद्धांत है, इसका जो लेख लिखा वो कब लिखा, 1900, इसको आप याद रखिए 1943 में इसने एक लेख लिखा। लेकिन इस सिद्धांत को जब दुनिया के सामने जो प्रकाशित किया वो कब किया, 1954 में। कब प्रकाशित किया, 1954 में। आगे मैस्लो मांग सिद्धांत के विशुद्ध रूप से अवप्रेरणा, लेकिन इसे व्यक्तित्व का मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत। अब मैस्लो के अनुसार दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति आवश्यकता के एक समान होती है। मतलब हर व्यक्ति की, अब्राहम मैस्लो ने बताया कि जो व्यक्ति है, हर व्यक्ति की जितनी भी मांगे हैं वो समान होती हैं, उसने बताया। उसके बाद हमने देखा ये जो अंतिम मांग है, इस मांग तक केवल दुनिया में 5% लोग ही क्या करते हैं, पहुंच पाते हैं इस मांग तक। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो दोस्तों ये था अभिप्रेरणा की मांग एवं आवश्यकता का सिद्धांत, और इसके अनेक नामों से इन्हें जाना जाता है। इसके नाम आपको याद रखने हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। आगे जो सिद्धांत दिया हुआ है, ये सिद्धांत है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत का किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादन किया है, उसने किया है डेविड सी मैक्सीलैंड। कब किया था, 1961 में। तो आपको ये याद रखना है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया, मैक्सीलैंड ने। कब दिया, 1961 में। अब इसके बाद जितने भी सिद्धांत आएंगे वो छोटे छोटे सिद्धांत हैं। यानी कहने का मतलब ये है, उन सिद्धांतों को याद रखना है और किसने इनको, इसका जो प्रतिपादन, जो इनको, जिन्होंने इसका, जिन मनोवैज्ञानिक ने इनका सिद्धांत दिया था उनका नाम आपको याद रखना है। और बाकी हमने 3 जो सिद्धांत थे, पहला, सबसे पहले सिद्धांत था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत था मांग का सिद्धांत, और तीसरा एक सिद्धांत है दोस्तों सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी का सिद्धांत। ये भी अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है, लेकिन इस सिद्धांत को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को इस क्लास के बाद पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा। क्योंकि आपको पता है मनोविश्लेषणवाद एक अपना कंप्लीट टॉपिक है, यानी वो एक संप्रदाय है, और उस संप्रदाय को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ही हम इस अभिप्रेरणा के सिद्धांत, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को वहीं पर पढ़ेंगे। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है क्या, पहले आप इसे समझें। जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता हो, जब व्यक्ति क्या करना चाहता हो, जब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता हो या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता हो, तब व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कई बार क्रिया करने के लिए क्या करता है, इसलिए प्रेरित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है और या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहा हो, व्यक्ति क्या करता है दोस्तों, व्यक्ति कई बार क्रिया करने के लिए इसलिए प्रेरित हो जाता है, उससे बहुत सी उपलब्धि चाहिए, इसी से अभिप्रेरणा का जन्म होता है। मतलब उसे क्या चाहिए, बहुत सारी ऐसी उपलब्धि चाहिए, उसी से वो क्या होता है, अभिप्रेरित होता है। यानी इस सिद्धांत का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, उपलब्धि की चाह में प्राणी क्रिया करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या होता है, प्रेरित होता है उपलब्धि की चाह में। तो अगला जो हमारा सिद्धांत है वो है सक्रियता का सिद्धांत। इसे क्या बोलेंगे, सक्रियता का सिद्धांत। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तोले सबरी और
मेलगोव ने, टोले सवरी और मेलगोव ने ये सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में क्या था, यदि आप किसी कार्य को करने के लिए दक्ष हो, यानी ये दक्षता पर बल देता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ है, दक्ष है, यानी मैं आपसे कहूं कि आपको ये काम करना है और आप उस काम के लिए क्या हो, दक्ष हो, एकदम दृढ़ हो, तो इसी दक्षता की योग्यता के आधार पर जब प्राणी सक्रिय हो जाता है, ये जो व्यक्ति के अंदर जो भी योग्यता निकल के आती है सामने, और इसी योग्यता के आधार पर व्यक्ति क्या होता है, सक्रिय हो जाता है और वो क्या हो जाता है, अभिप्रेरित हो जाता है। तो ये जो सक्रियता का सिद्धांत है, ये व्यवहार की दक्षता पर सर्वाधिक बल देता है। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट मतलब अगला जो आपका सिद्धांत दिया हुआ है वो है संतुलन या स्थैर्य का सिद्धांत। ये सबसे पहले ये जानिए ये किस मनोवैज्ञानिक ने ये दिया है। संतुलन एवं स्थैर्य का सिद्धांत क्या कहता है, ये दिया है चैपलिन। ये तीन मनोवैज्ञानिक थे, कोकर और एप्पल, ये तीन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया। दोस्तों ये जो मैं क्लास ले रहा हूं इसमें एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं होगा जो आपका अवप्रेरणा से छूटेगा। जितने भी अवप्रेरणा के सिद्धांत हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में आपको कराने जा रहा हूं, और कहीं भी किसी बुक या किताब जो भी हैं आपकी, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये क्लास लेना है और जितने भी सिद्धांत हैं अवप्रेरणा के वो इस क्लास में सारे में कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। फिर देखते हैं प्रत्याशा अवप्रेरणा का सिद्धांत। इसका आपको याद, यानी इसका मतलब क्या है, प्रत्याशा यानी प्रत्य प्लस आशा, कि एक व्यक्ति को अपने प्रति कितनी आशा है, एक व्यक्ति को अपने प्रति कितनी आशा है, और इसी से ये अवप्रेरित होकर क्या करता है, क्रिया करता है। और जब वो क्रिया करता है तो उसी को बोला जाता है प्रत्याशा अवप्रेरणा का सिद्धांत। और ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, विक्टर ब्रूम ने सन 1964 में इसको दिया। अब देखो, व्यक्ति निष्पादन करने के लिए, निष्पादन का मतलब होता है अचीवमेंट करने के लिए, बहुत सारे इस निष्पादनों के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहले करेगा प्रयत्न। व्यक्ति जब बहुत सारे निष्पादनों की ओर बढ़ता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अनेक प्रयत्न करता है, और अनेक प्रयत्न करके वो इतना अवप्रेरित हो जाता है तो वो अपने निष्पादन की तरफ पहुंच जाता है। तो ये होता है प्रयत्न निष्पादन का सिद्धांत। दूसरा है पुरस्कार। जब व्यक्ति किसी समाज के लिए या अपने नीचे जितने भी व्यक्ति उसके नीचे काम कर रहे हैं और उस काम करने के लिए व्यक्ति को एक पुरस्कार मिलता है, और इस निष्पादन तक पहुंचने के लिए उसे अनेक अपने नीचे व्यक्ति जितने भी काम कर रहे हैं उनके साथ उसे क्या करना पड़ता है, एक अच्छा कार्य करना पड़ता है, तब जाकर इस एक व्यक्ति को पुरस्कार निष्पादन प्राप्त होता है। और एक होता है व्यक्तिगत लक्ष्य। एक व्यक्ति कैसा होता है, ये अनेक सारे क्या है व्यक्ति, और इनके ऊपर एक व्यक्ति है, ये इनके ऊपर क्या कर रहा है, ये व्यक्ति कार्य कर रहा है। एक तो इसको क्या है, व्यक्तिगत इसका एक लक्ष्य है कि मुझे इस कंपनी में ये पोस्ट चाहिए, तो एक तो इसका क्या है, एक व्यक्तिगत लक्ष्य। और इन्हीं के ऊपर जब ये काम कर रहा है तो एक तो इसका हो गया व्यक्तिगत लक्ष्य। दूसरा क्या हो गया, जब ये व्यक्ति ये क्या करेगा, इसका निष्पादन करने के लिए, पुरस्कार का निष्पादन करने के लिए ये क्या करेगा, इनसे क्या करेगा, इन व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए क्या करेगा, अभिप्रेरित करेगा, और खुद भी क्या होगा, अभिप्रेरित होगा, जिससे इसको पुरस्कार निष्पादन मिलेगा। तो ये था प्रत्याशा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, और ये तीन प्रकार के थे, प्रयत्न निष्पादन, पुरस्कार निष्पादन, और तीसरा था व्यक्तिगत लक्ष्य। अगला जो हमारा सिद्धांत है दोस्तों वो है प्ररोध हास अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को यहां पर हम पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखिए, प्ररोध हास अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, C.L. हल ने, क्लार्क हल ने इस सिद्धांत को दिया।
और इस सिद्धांत को पुश थ्योरी के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। आपको ये याद रखना है। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? पुश थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि जो हल्का सिद्धांत है, जो प्रणोद हास का जो सिद्धांत है, इसे हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम पढ़ेंगे कब? जब हम अधिगम का जो चैप्टर है, अधिगम जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे दो सिद्धांत नहीं पढ़े, एक तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत और दूसरा हमने यहाँ पे था प्रणोद हास का सिद्धांत। तो ये दो जो हमने सिद्धांत यहाँ पे अवप्रेरणा के अंतर्गत नहीं पढ़े, इनको जब ही पढ़ेंगे जब इसको सही तरीके से और सही टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। आगे जो सिद्धांत है द्वैकारक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये किसने दिया? हजबर्ग ने। ये दो कारक इसने क्या बताए? हजबर्ग ने दो कारक बताए अभिप्रेरणा के। वो कौन से बताए? पहला बताया स्वास्थ्य और दूसरा बताया पर्यावरण। यानी कहने का मतलब यह, एक व्यक्ति का जब तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब तक वो क्या नहीं हो सकता? अभिप्रेरित नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को अभिप्रेरित होने के लिए पहले उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, और उस व्यक्ति को पर्यावरण से मतलब है समाज का। और एक अभिप्रेरित व्यक्ति के लिए जब उसके चारों तरफ जो पर्यावरण है, जो सामाजिक पर्यावरण है, तब उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो एकदम अच्छा पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, तभी वो व्यक्ति क्या हो सकता है? अभिप्रेरित हो सकता है। यानी उसके आसपास का जो पर्यावरण है वो अच्छा होगा, तभी वो व्यक्ति क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। तो ये द्वैकारक सिद्धांत था, इसने दिया हजबर्ग ने। नेक्स्ट आपका जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है ERG अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इसे एस्टर फर के द्वारा दिया गया। और ERG का मतलब होता है एग्जिस्ट, R का मतलब होता है रिलेशन और G का मतलब होता है ग्रोथ। यानी इस सिद्धांत में ये बताया गया, एक व्यक्ति या बालक के अंदर पहले व्यक्ति क्या करेगा? अपना अस्तित्व बनाएगा। कहां पर बनाएगा? एक समाज में अपना क्या बनाएगा? अस्तित्व। उसके अस्तित्व बनाते बनाते वो क्या हो जाएगा? अपना जब अस्तित्व बनाएगा तो अनेक प्रकार की क्रियाएं और व्यवहार उसके सामने उत्पन्न होंगे और उन्हीं से वो क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। क्या होगा दोस्तों? अभिप्रेरित होगा। किनसे? अनेक प्रकार की वो क्रियाएं करेगा और उन्हीं क्रियाओं से उसके व्यवहार में अनेक क्या होंगे? उसके व्यवहार में अनेक चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जब इस तरीके की क्रिया और व्यवहार में जब परिवर्तन होता है, तो जब वो व्यक्ति इस तरीके से अभिप्रेरित होता है तब उसे बोला जाता है अस्तित्व अभिप्रेरणा। दूसरा है संबंध और अभिवृद्धि अभिप्रेरणा। तो व्यक्ति क्या करता है? संबंधों को, मतलब व्यक्ति क्या करता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, या आप यूं कह सकते हैं किसी से संबंध बनाता है, तो वो अनेक प्रकार की क्या करेगा? क्रियाएं करेगा और उसके व्यवहार को अपने उसी प्रकार में वो क्या होगा? अपने व्यवहार को क्या होगा? उस व्यवहार में अभिप्रेरित होगा और इसी को कहा जाता है संबंध अभिप्रेरणा। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब ये है जैसे जैसे व्यक्ति क्या करेगा? अभिप्रेरित होगा और वो अपने अंतर्गत क्या करेगा? अभिवृद्धि करेगा और इसी से वो सीखेगा और अनेक प्रकार की क्रियाएं करके वो अभिप्रेरित होगा। तो ये था ERG अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी एस्टर फर का सिद्धांत। आपका जो अगला सिद्धांत है, ये जो सिद्धांत मैंने लिखे हैं, इन सिद्धांतों को आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मैंने इन सिद्धांतों को भी यहाँ पे सम्मिलित किया है। अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? कॉफमैन और बाउल्स। सबसे पहले ये आपको जानना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से यही पूछ लिया जाता है प्रश्न कि अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? इसे बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। देखो, दो तरीके के उदाहरण होते हैं, एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरी मैंने बताया था प्रकार बाह्य अभिप्रेरणा। तो 90% जितने भी सिद्धांत हैं वो आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। बाह्य अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो इकलौता कौन सा है? प्रोत्साहन। ये आपको याद रखना है, ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर कार्य करता है, यानी कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति
बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसे क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। अगला जो आपका सिद्धांत दिया हुआ है दोस्तों वो है अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। देखो, मांग और आवश्यकता का सिद्धांत अलग है और एक है आवश्यकता का सिद्धांत। वो मूरे ने दिया। किसने दिया? मूरे ने। और इसमें इसने क्या कहा है? व्यक्ति की असंतुष्ट आवश्यकता व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती हैं? अभिप्रेरित करती हैं या प्रेरित करती हैं। व्यक्ति की असंतुष्ट मतलब ऐसी आवश्यकता जिनसे वो संतुष्ट ना हुआ हो। जब वो संतुष्ट नहीं होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? अनेक क्रियाएं करेगा। जब वो क्रियाएं करेगा तो वो कार्य, जब क्रियाएं और कार्य करेगा तो वो प्रेरित होगा। तो यही होता है अभिप्रेरणा का आवश्यकता सिद्धांत। आगे है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, सोलेमन और कॉर्बेट ने ये दिया था। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। विरोधी प्रक्रिया का मतलब क्या है? एक व्यक्ति सुख के लिए अनेक क्रियाएं करता है और दूसरा व्यक्ति क्या है? दुख से बचने के लिए अनेक क्रियाएं करता है। तो ये है विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत। आगे है एक सिद्धांत, ये आप खुद मुझे बताओगे कमेंट में कि आनुवांशिक पैटर्न का सिद्धांत किसने दिया था। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, तो ये आपको बताना है कि ये सिद्धांत किसने दिया था। तो जो आज का जो दोस्तों सेशन है वो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय और अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के साथ। और इस जो हमने अभिप्रेरणा का जो टॉपिक कराया है इसके क्वेश्चन आपको जल्दी ही मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दें, शेयर के साथ साथ इसे लाइक कर दें। और आज का जो सेशन है यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।